अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने जो टॉपिक करना है वो है एंटी कोआगुलेंट्स। ठीक है, ये है 34 चैप्टर कैटजन का, ड्रग्स यूज्ड इन कोआगुलेशन डिसऑर्डर्स। तो आज हम एंटी कोआगुलेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं और उसका यूज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पैराग्राफ है क्लासिफिकेशन का, उसमें उन्होंने बताया कि एंटी कोआगुलेंट्स का फंक्शन क्या होता है। इनका फंक्शन ये होता है कि इन्होंने जो क्लॉट्स हैं उन्हें बनने नहीं देना होता। तो ये क्या करते हैं, क्लॉट्स को बनने से रोकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इस तरह के डिजीज़ में यूज़ होते हैं। थ्रोम्बस वगैरह को बनने से रोकने के लिए, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में जो थ्रोम्बस बनते हैं उनको रोकने के लिए ये ड्रग्स यूज़ होते हैं। तो अब हम इनको पढ़ते हैं कि ये कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, इनकी टाइप्स क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास है हेपरिन और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स। हेपरिन एक ड्रग है, एंटीकोगुलेंट है। ये किस रूट से लिया जाता है, इसे पार एंट्रली दिया जाता है, यानी कि इंट्रावेनसली और सबक्यूटेनियसली। तो इसे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट थ्रोम्बिन और फैक्टर 10A इनहिबिटर्स। इनको जो है वो पार एंट्रली भी यूज़ कर सकते हैं और ओरली भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड टाइप हमारे पास है कॉमरिन डेरिवेटिव्स, जो कि वारफेरिन होते हैं, तो इन्हें हम ओरली यूज़ करते हैं। तो ये 3 टाइप्स थी, हेपरिन इंट्रावेनसली, डायरेक्ट थ्रोम्बिन और फैक्टर 10 जो है वो ओरली और इंट्रावेनसली दोनों ले सकते हैं, और जो वारफेरिन है उसे सिर्फ ओरली ले सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में यही था। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे हेपरिन को, वन बाय वन हम सारे एंटीकोगुलेंट्स डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम हेपरिन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हेपरिन का नेचर पढ़ेंगे कि हेपरिन होता क्या है। इट इज़ बेसिकली अ लार्ज पॉलीसेकेराइड पॉलीमर, और ये सल्फेटेड होता है और एनिमल सोर्स से हमें ये मिलता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि ये मॉलिक्यूल हाईली एसिडिक होता है। अब ये हाईली एसिडिक होता है तो इसे एक अल्कलिक मॉलिक्यूल यानी कि बेसिक मॉलिक्यूल न्यूट्रलाइज कर सकता है, जो है प्रोटामीन। यानी कि जब हेपरिन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है तो हम प्रोटामीन यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इसके इफेक्ट को रिवर्स कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो भी मैं बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसको कैसे हम प्रोवाइड करेंगे, इंट्रावेनसली और सबक्यूटेनियसली, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पे रीज़न मेंशन है कि इस तरह क्यों हम देते हैं, टू अवॉइड द रिस्क ऑफ हीमाटोमा। अगर हम इंट्रामस्कुलरली इसको देते हैं तो फिर हीमाटोमा का खतरा होता है, जिसको अवॉइड करने के लिए हम इसे इंट्रावेनसली और सबक्यूटेनियसली देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने बताया कि कुछ लो मॉलिक्यूलर वेट फ्रैक्शंस होते हैं हेपरिन के, जैसे कि एनोक्सापेरिन। ठीक है, उनका मॉलिक्यूलर वेट उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। एनोक्सापेरिन की कुछ प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी डिफरेंट हैं, जैसे कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी ग्रेटर है और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी लॉन्गर है। तो ये जो ड्रग है इसकी फिर डोजेस जो है वो लेस फ्रीक्वेंट होंगे, यानी कि हम दिन में यहाँ पर तो इसको एक बार देंगे, यहाँ तो 2 बार। तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसकी इंट्रोडक्शन की बात आ गई कि इसको हम देंगे कैसे। दिस इज़ गिवन सबक्यूटेनियसली। ये ज़रूर याद रखनी है आपने सबकी कि किस ड्रग को हम किस तरीके से दे सकते हैं। एनोक्सापेरिन को हम सबक्यूटेनियसली देते हैं। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है फोंडापेरिनक्स। फोंडापेरिनक्स एक स्मॉल सिंथेटिक ड्रग है, जिसमें जो है वो हेपरिन, वो कंपोनेंट मौजूद है जो हेपरिन में मौजूद है, एक्टिव पेंटासेकेराइड। ये एक कंपोनेंट है जो कि हेपरिन में मौजूद है। तो बिल्कुल वही कंपोनेंट जो है वो फोंडापेरिनक्स में भी मौजूद है, और इसको भी हम जो है वो वंस डेली जो है वो सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर करेंगे। तो ये सारा था हेपरिन की केमिस्ट्री। अब हम इसको जो है वो रिवाइज कर रहे थे। हमने क्या कब पढ़ा, सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली, फिर हेपरिन का हमने पढ़ा कि इसका नेचर क्या है, कि ये सल्फेटेड और पॉलीसेकेराइड है। फिर हमने इसका एक और नेचर पढ़ा कि एसिडिक है, तो इसे बेसिक प्रोटामीन जो है वो न्यूट्रलाइज करेगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसको हम एडमिनिस्टर कैसे करेंगे, इंट्रावेनसली और सबक्यूटेनियसली, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हेमाटोमा इन मसल्स। उसके बाद हम लोगों ने एनोक्सापेरिन के बारे में पढ़ा कि इसके बायोअवेलेबिलिटी ग्रेटर है और ये इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लॉन्गर है, इसलिए ये ज़्यादा फिजिबल है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है, हम इसको दिन में 1-2 बार दे सकते हैं। उसके बाद इसको कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, सबक्यूटेनियसली। बस उसके बाद हमने फोंडापेरिनक्स पढ़ा, जो कि एक स्मॉल सिंथेटिक ड्रग है जिसके अंदर पेंटासेकेराइड बिल्कुल हेपरिन की तरह मौजूद है, और इसे भी हम सबक्यूटेनियसली वंस अ डे देते हैं। तो ये सारी इसकी समरी थी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ। इसके मैकेनिज्म से पहले मैं आपको इसका एक फंक्शन बताना चाहती हूँ हेपरिन का, कि ये बेसिकली ये करता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स पहले से बने होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, इट इज़ बेसिकली इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, यानी कि इनडायरेक्टली जो है वो ये थ्रोम्बिन को इनहिबिट करता है। तो हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये कैसे करता है। एक मॉलिक्यूल एंटी थ्रोम्बिन 3 की हेल्प से। तो
ये क्या करता है, जो हेपरिन होता है वो एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ कंबाइन करता है, और जो हेपरिन एंटी थ्रोम्बिन 3 कॉम्प्लेक्स होता है वो फिर जो है वो थ्रोम्बिन जिसे इसने डिस्ट्रॉय करना होता है, या फिर बहुत सारे जिस फैक्टर को भी इसने डिस्ट्रॉय करना होता है, ये फैक्टर जो है उसके साथ जाके कंबाइन करता है और उसका प्रोटियोलिसिस करा देता है। अब ये बात है कि एंटी थ्रोम्बिन 3 जो है वो हेपरिन के बगैर भी इनके प्रोटियोलिसिस करा सकता है, लेकिन हेपरिन के साथ ये 1000 टाइम फास्टर जो है वो प्रोटियोलिसिस कराता है। अब इसके बाद इन्होंने एक और पॉइंट मेंशन किया है कि हेपरिन चूँकि पहले से मौजूद कंपोनेंट्स जो होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करता है, तो इस वजह से जो ये है एंटी कोगुलेशन इमीडिएटली प्रोवाइड करता है, यानी जैसे ही हम हेपरिन देते हैं वो जाके फैक्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और फौरी तौर पर एंटी कोगुलेशन की प्रॉपर्टीज़ को अचीव कराता है। तो अगर हमें इमीडिएटली चाहिए तो हम हेपरिन प्रोवाइड करेंगे। अब एक टेस्ट है जो कि हम हेपरिन की एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए यूज़ करते हैं, वो है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ये एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सारी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है लो मोलिकुलर वेट हेपरिन्स के बारे में, जो कि हम पहले भी एक पढ़ चुके हैं, एनोक्सापेरिन। उसके अलावा भी कुछ नेम्स हैं, डेल्टापेरिन और टिंजापेरिन, और इसके अलावा एक हमने पढ़ा था अलग से, फोंडापेरिनक्स। इन्होंने अब इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस की है कि ये लोग कैसे फंक्शन करते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये ड्रग्स भी जो है वो हेपरिन की तरह एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ कंबाइंड करते हैं, और उसी की तरह जो है वो इसका भी इनहिबिटरी इफेक्ट है कि फैक्टर 10A जो है उसको इनहिबिट करते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि ये जो ड्रग्स हैं जब हेपरिन के साथ कंबाइन होते हैं तो ये थ्रोम्बिन को जो है वो अफेक्ट नहीं कर सकते, जबकि जो अनफ्रैक्शनड हेपरिन हमने ऊपर पढ़ा वो थ्रोम्बिन को भी करता है, फैक्टर 10A और बाकी फैक्टर्स को भी कर सकता है, लेकिन ये जो हैं ये थ्रोम्बिन को इफेक्ट नहीं कर सकते। तो यही था इसमें मैकेनिज्म। अब मैं इसकी समरी कर देती हूँ कि ये इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है, ये एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ कंबाइन करता है, फिर ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये फैक्टर्स के साथ कंबाइन करके उनकी प्रोटीलिसिस को 1000 टाइम फास्टर कर देता है, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी हैं लो मोलिकुलर वेट और फोंडापेरिनक्स, ये उसी तरह काम करते हैं बिल्कुल अनफ्रैक्शन हेपरिन की तरह, सिवाय ये कि थ्रोम्बिन के ऊपर इनका कोई असर नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है क्लिनिकल यूज़। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि किन किन जगह पर यूज़ होता है। अब हेपरिन जैसे हमने पहले पढ़ा कि ये फौरी तौर पे एंटी कोगुलेशन अगर हमें चाहिए हो तो हम हेपरिन यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट जो है वो बहुत फास्ट है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट फैक्टर्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये कॉमनली ये यूज़ होता है डीवीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और एमआई में यूज़ होता है। ये याद करना आपने कि किस किस चीज़ में ये यूज़ होता है। दूसरा जो है इन्होंने पॉइंट डिस्कस किया है कि ये हेपरिन जो है वो किस तरह यूज़ होता है, ये इन कॉम्बिनेशन विद थ्रोम्बोलिटिक्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A इनहिबिटर्स यूज़ होता है। अब ये जो थ्रोम्बोलिटिक्स और ग्लाइकोप्रोटीन है ये हम नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। वैसे थ्रोम्बोलिटिक्स वो होते हैं जो थ्रोम्बस को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि जो वेजल्स हैं उनकी रीवैस्कुलराइजेशन हो सके, और ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A जो है वो प्लेटलेट्स को एग्रीगेट कराती है, इसलिए ये इनके इनहिबिटर्स भी यूज़ होते हैं एंजियोप्लास्टी जब हम करते हैं। हेपरिन के साथ साथ ये सब ड्रग्स भी यूज़ होते हैं, तो ये याद करनी है सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि हेपरिन जो है वो प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं हम, क्योंकि हेपरिन जो है वो उसको प्लेसेंटल एक्सेस नहीं करता वो, जबकि वारफेरिन करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने यूज़ करना है जब प्रेगनेंसी में हमें एंटीकोगुलेंट की ज़रूरत पड़े तो वो कौन सा होगा, हेपरिन, क्योंकि इट्स सेफ, इट कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। तो अब ये इसका क्लिनिकल यूज़ हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी मीन्स अगर हम इसको ज़्यादा यूज़ कर लें तो इसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी, कि अगर हम कोगुलेशन नहीं होने देंगे तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है हेपरिन के एक्सेसिव यूज़ से, और इससे हैमरेज भी हो सकता है। तो हम फौरी तौर पर इसको रिवर्स करने के लिए प्रोटामिन देंगे, जो पीछे भी हम बता चुके हैं कि ये बेसिक है, तो ये न्यूट्रलाइज़ कर देगा हेपरिन को। अब ये क्या करता है, ये अनफ्रैक्शनड हेपरिन को जब न्यूट्रलाइज़ कर देता है। फिर एक हमने लो मोलिकुलर वेट हेपरिन्स भी पढ़े थे, इनके इफ़ेक्ट को ये सिर्फ पार्शियली रिवर्स करता है, जबकि अनफ्रैक्शन के इफ़ेक्ट को ये टोटली रिवर्स कर देता है, और फोंडापेरिनक्स के ऊपर ये कोई इफेक्ट नहीं करता, यानी कि इसके इफ़ेक्ट्स को ये रिवर्स नहीं करता। एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि इंक्रीज ब्लीडिंग तो कराएगा, साथ साथ ये कुछ पेशेंट्स में हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी करा सकता है। अनफ्रैक्शनड हेपरिन जो है वो मॉडरेट, किसी पेशेंट में मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कराता है और किसी में जो है वो सवेयर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कराता है। सवेयर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिर्फ कुछ पेशेंट्स में होता है जिनमें ऐसी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं जो कि हेपरिन प्लेटलेट 4 फैक्टर्स के साथ बाइंड करती हैं। अब मैं इसकी कहानी आपको बताती हूँ कि ये क्या सीन है, वैसे आप ये बात सुन लें।
जबकि जो लो मॉलिकुलर वेट हेपरिन्स और फोंडापेरेनिक्स हैं, ये बिल्कुल भी मतलब बहुत कम चांस है कि ये जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज करें। सिर्फ जो अनफ्रैक्शन जो हेपरिन है वही है, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज कर सकता है। उसके अलावा तीसरा जो इसका इफेक्ट है कि अगर हम अनफ्रैक्शन हेपरिन जो है वो बहुत ज़्यादा देर के लिए यूज़ करें तो ओस्टोपोरोसिस का खतरा होता है। तो ये तीन थे, इंक्रीज ब्लीडिंग, हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ओस्टोपोरोसिस। अब मैं आपको बताती हूँ फैक्टर 4 का जो कहानी है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बेसिकली क्या होता है, डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। तो होता ये है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं उनकी सरफेस पे होता है प्लेटलेट फैक्टर 4, तो ये जो हेपरिन होता है वो इसके साथ जाकर कंबाइन कर जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ पेशेंट्स जिनमें ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सवेयर होता है ना, उसमें ऐसा होता है कि वो पर्सन एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और वो यहाँ पे आके लग जाती है और इस प्लेटलेट को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है जल्दी। जब प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। तो ये इसका था सारा कुछ। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।